हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हम हैं जेपी गोस्वामी, आपको साइंस पढ़ाएंगे इस चैनल पर। तो आपकी क्लास में साइंस पढ़ाई जा रही होगी और ये चैप्टर भी चल रहा होगा। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और कुछ नहीं आ रहा होगा। तो जिन बच्चों को अभी ये सेल वाली थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, तो वो ये वीडियो देखें और ये सारे नोट्स अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें। बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर ये चैप्टर हो जाएगा और इससे रिलेटेड सारे आंसर भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं सेल। देखो बच्चों, यूनिवर्स में जो मैटर बना है वो दो ही चीज का बना है, या तो सेल का बना है या एटम्स का बना है। नॉन लिविंग थिंग एटम्स की बनी होती हैं, वेयरएज लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें सेल पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल्स के। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स को हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की नीड होती है। तो बिना माइक्रोस्कोप के इसे देखा नहीं जा सकता। जिन क्लासेस में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं वहां पर आपके टीचर बताएंगे कैसे इसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप यूज करके, और जिनमें मैं पढ़ा रहा हूं वहां तो मैं माइक्रोस्कोप से ये दिखाऊंगा ही। तो जिस माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं लैब में, वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्जर्व सेल्स इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। बायोलैब में ये माइक्रोस्कोप होते हैं, वहां पर ये रखे होते हैं और वहां आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। मोस्टली स्कूल में कराए जाते हैं। सेल क्या है? द सेल बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। हमारी बॉडी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स की बनी होती है। माइक्रोस्कोपिक यूनिट माने बहुत छोटी यूनिट, उस यूनिट का नाम सेल है। तो सेल की हमारी बॉडी बनी होती है। अब सेल दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं, बॉडी ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल होते हैं। दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर से मीन है कि इनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनी होती है, जैसे हम लोग हैं, हम हैं, आप हैं, प्लांट हैं। तो ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विच फंक्शन in a coordinated number to perform different function. For example, human beings, animals, ostrich and pine tree, यानी कोई भी ट्री हो सकता है, कोई भी एनिमल, लार्ज एनिमल, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरे होते हैं प्लांट सेल्स। दे हैव क्लोरोप्लास्ट, large vacuoles, prepare their own food by photosynthesis.
सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, किसी दूसरे से लेने नहीं जाते, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि वो भोजन फूड कहां से लेते हैं? अपनी बॉडी से बाहर से, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या प्लांट को खाते हैं, तो उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। और जो किसी को नहीं खाते, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब एनिमल सेल्स दे डू नॉट हैव सेल वॉल, हैव स्मॉल वैक्यूल्स, lysosomes, nucleus, and cannot prepare their own food and take chemical energy of plants and other animals. Human being has 10⁻13 cells, यानी 10 ट्रिलियन। जो एनिमल्स दूसरों से भोजन लेते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। इनमें सेल वॉल नहीं होती, बड़े बड़े वैक्यूल्स नहीं होते, प्लांट सेल में होते हैं। इसमें लाइसोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते क्योंकि इसमें एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब सेल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। एक्चुअली सेल की डिस्कवरी किसी और ने की, लेकिन इनको क्रेडिट देते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्होंने सूखी लकड़ी जो प्लांट की छाल होती है स्टेम की, उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि हेक्सागोनल कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं। इतना ऑब्जर्व किया था, फिर बाद में 50 साल तक इसके बारे में किसी ने नहीं जाना। बाद में कोई एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं, उन्होंने नाम दिया। तो इनके सम्मान में रॉबर्ट हुक को सम्मान दिया गया कि डिस्कवरी इन्होंने की। तो यही पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन कॉर्क विच वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बार्क ऑफ ट्री इन 1665। तो क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आप लिख दीजिए रॉबर्ट हुक। अब आता है सेल थ्योरी। तो बच्चों सेल थ्योरी दी थी सेल्डेन एंड स्वान नाम के दो वैज्ञानिक ने, सेल्डेन एंड स्वान या सचवान ऐसे बोलते हैं, SCHWANN, सचवान। तो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? वो ये है, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वेयर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस। ये सेल की डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई सेल डिवीजन। तो सेल्डेन और सचवान ने ये बोला कि जो सेल बने हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के बने हैं, यानी सेल से ही सेल बने हैं, अपने आप सेल नहीं बना। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ सिंगल सेल से शुरू होती है। स्टार्टिंग में वो सिंगल सेल होते हैं और उसके बाद मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। एक समय हम और आप भी सिंगल सेल थे और फिर वो सेल्स डेवलप होकर के सेल डिवीजन से 1 से 2, 2 से 4 होते हुए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। अब देखो सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल डेस्ट्रो हो जाए, सूख जाए, एक दिन वो खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। लेकिन वायरस की डेथ नहीं होती। वायरस को क्रिस्टल के रूप में भी रखा जा सकता है, सुखा करके उसके जैसे नमक के क्रिस्टल, चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, इस तरह बना करके रखा जा सकता है सैकड़ों हजारों साल तक।
ये बॉडी से बाहर है, एनिमल बॉडी से या प्लांट बॉडी से बाहर रहेगा तो एज ए डेथ, मरा हुआ है, नॉन लिविंग है। जब वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये लिविंग हो जाता है, अचानक जीवित हो जाता है तुरंत ही। तो ये वायरस अलग होता है, इसलिए कहते हैं वायरस लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरमीडिएट लिंक है। अब सेल की शेप क्या होती है, तो सेल की शेप अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज and shapes. Some cells like amoeba can change its shape. Nerve cells have tree-like shape. A red blood cell is biconcave in shape. Biconcave का मतलब होता है कि जैसे अगर स्फेरिकल है कोई चीज और उसे उंगली से दो साइड से दबा दो तो दोनों साइड से आगे और पीछे पिचक जाए और किनारे मोटे रह जाएं, तो इसको इस तरह की शेप होती है आरबीसी की, इसको कहते हैं बाइकॉनकेव। तो जैसे कि आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरामीशियम, अमीबा, तो ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी पूरी लाइफ सिंगल सेल के रूप में ही एक्सपेंड करते हैं। और एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देख सकते हो, तो जो स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, ये नर्व सेल है यहाँ दिखाया है। ये ह्यूमन चीक सेल, गालों में इस तरह के सेल होते हैं फ्लैट। आरबीसी, ये फैट सेल, ये बोन सेल, ये ओवम, ये सेल ऑफ ओनियन पील। तो ये पील, ओनियन पील छिलका ओनियन का यानी प्याज का। तो इस तरह के डिफरेंट सेल होते हैं। साइज ऑफ सेल, सम सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड सम आर विजिबल बाय नेकेड आइज। कुछ सेल्स को हम देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते। जैसे अंडे हैं, एग सेल होता है सिंगल सेल, उसे हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बाकी के नहीं देख सकते। लार्जेस्ट सेल इज about 1 centimeter into 135 mm in diameter। ये ऑस्ट्रिच का एग होता है। सबसे छोटा सेल होता है पीपीएलओ, सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच एग, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। नर्व सेल जैसे ये है ना नर्व सेल, ये लंबे होते हैं ज्यादा, एक साइड से स्टार शेप होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो ह्यूमन एग सेल है उसका डायमीटर होता है 0.1 mm और इससे भी छोटा स्पर्म होता है। अब नेक्स्ट इसके ऑर्गेनल पे आते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द लिविंग मैटर विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, आयंस, सॉल्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है पूरा, वो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये लिविंग मैटर होता है। अब इसको प्रोटोप्लाज्म को बाद में दूसरा नाम दे दिया गया, साइटोप्लाज्म कहा गया। ऑर्गेनल्स सेल के अंदर जितने भी अंदर सब इसके ऑर्गन होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन, उनको कहते हैं ऑर्गेनल्स। सेल के पार्ट्स छोटे छोटे। तो ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक लिविंग कंपोनेंट्स विद इन इट, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ईच ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। A cell is able to live because of its organelles। सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, उसको ऑर्गेनल्स कहते हैं, और हर ऑर्गेनल अपना अलग अलग फंक्शन करता है, सब एक जैसा फंक्शन नहीं करते हैं। तो उस सब के अलग अलग फंक्शन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम क्या होता है? तो बच्चों, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास एक छोटा सा ऑर्गेनल होता है, उसको कहते हैं सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द साइक्लोस्केलेटन आर साइटोस्केलेटन आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द ड्यूरिंग ऑफ सेल डिवीजन। न्यूक्लियस के पास एक साइटोस्केलेटन होता है, यानी साइटोप्लाज्म एक इस तरह का स्केलेटन, जैसे ह्यूमन में स्केलेटन होता है ना, ऐसे ही एक सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है जो ऑर्गेनल्स को इधर उधर जाने से रोकता है, उनकी जगह फिक्स बनाए रखता है। इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स, अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर comprising a centrosome in animal cell and is not found in a plant cell. They occur in pairs at the right angle to the other side. They are also make cilia and flagella in some cells. सेंट्रियोल का है? सेंट्रोसोम जिस साइड में होता है उसके ठीक अपोजिट साइड, दूसरी साइड में सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक पाइप ट्यूबल्स टाइप के होते हैं, पाइप टाइप के बहुत छोटे छोटे माइक्रो, इनको कहते हैं सेंट्रियोल्स, जो एनिमल सेल में होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। इसके अलावा फंक्शन ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग सेल अलग अलग तरह का फंक्शन करते हैं। जैसे आरबीसीज कैरीज ऑक्सीजन टू द हार्ट। आरबीसी लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन ले जाती है। न्यूरॉन्स प्रोसेसेस आर ट्रांसमिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, और जो नर्व सेल हैं वो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से ब्रेन तक ले जाते हैं और ब्रेन का ऑर्डर बॉडी पार्ट्स तक लाते हैं। स्टेम सेल्स, बहुत सुना होगा आपने स्टेम सेल्स। दीज सेल्स आर ब्लैंक सेल्स बिकॉज दे डू नॉट परफॉर्म एनी पर्टिकुलर फंक्शन बट कैन लेटर चेंज इनटू नियरली एनी टाइप ऑफ बॉडी सेल। ह्यूमन stem cells can be found in the embryos, umbilical cord, blood and bone marrow. स्टेम सेल वो सेल होते हैं जो किसी भी तरह के सेल में बदल जाते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारी बॉडी बनती है वो स्टेम सेल से बनती है। पहले सिंगल सेल होता है, वो एक तरह का स्टेम सेल ही होता है, वो डिफरेंट सेल्स बनाता चला जाता है। तो स्टेम सेल वो होते हैं जो किसी भी तरह के बॉडी ऑर्गेनल को फ्रेम कर देते हैं, जो कहाँ मिलते हैं? एम्ब्रायो के अम्बलाइकल कोड में। नाभि होता है ना, अम्बलाइकल कोड, बच्चा पैदा होता है उसकी नाभि में एक नाल सी लगी होती है, तो उसमें ये स्टेम सेल होते हैं और बोन मैरो में होते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। जब आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि स्टेम सेल का क्या यूज है। These days pupils are preserving their stem cells which can be used in future of treatment of certain disease of heart cancer, injuries, leukemia, blood cancer etc. तो आजकल ये स्टेम सेल को प्रिजर्व करवा लेते हैं लेबोरेटरी में। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसका स्टेम सेल्स नाभि अम्बलाइकल कोड से निकाल लेते हैं। वैसे भी अम्बलाइकल कोड को पैदा होने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन उसमें स्टेम सेल होते हैं, उसमें से स्टेम सेल निकालकर प्रिजर्व करवा लें, जो फ्यूचर में ट्रीटमेंट के काम आते हैं। बहुत भयंकर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल किसका बना होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? A typical cell is made up
3 मेन कंपोनेंट्स। जो सेल है उसमें जो सबसे बड़े कंपोनेंट ये 3 होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे जो आउटर कवरिंग है, बाहर की कवरिंग है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जिन बच्चों को वीडियो स्लो लग रहा हो वो थोड़ा फास्ट कर लें और देख लें, लेकिन लिखने के लिए तो स्लो ही करना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सिलेक्टिविटी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिविटी मेम्ब्रेन। अब देखो इसे पॉइंट्स वाइज मैंने यहां दिखाया है क्योंकि ये नोट्स हमारे कोचिंग के नोट्स हैं। इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर भरा हुआ जो लिक्विड है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, झिल्ली चढ़ी होती है, मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे सराउंडिंग से सेपरेट करती है, अलग करती है। नहीं तो साइटोप्लाज्म एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाएगा, सूख जाएगा, फैल जाएगा, बिखर जाएगा, तो उसको बाइंड करके रखती है। जैसे बॉल के अंदर हवा भरी होती है ना, ऐसे, और बॉल क्या है? उसकी मेम्ब्रेन है, अंदर हवा है। ऐसे ही साइटोप्लाज्म जो है वो अंदर है और मेम्ब्रेन उसके चारों ओर लगी हुई है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है उसी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। इन्हीं में से जरूरी ऑर्गनल मटेरियल, जो नेसेसरी मटेरियल होता है, उन छेदों से अंदर आ जाता है, और जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है उन्हीं छोटे छोटे पोर्स से बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए इसको सिलेक्टिविटी मेम्ब्रेन करते हैं कि सिलेक्टेड आइटम को ही अंदर बाहर आने जाने देते हैं। इट इज सिलेक्टिविटी परमिएबल, अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये सिलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये अलाउ करती है एक सर्टेन मटेरियल को ही अंदर आने से और बाहर जाने के लिए। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये सिलेक्टिविटी मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, प्लांट और एनिमल्स में। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इन एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। देखो 2 मेम्ब्रेन होती हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। जो अंदर वाली है उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, और उसके ऊपर जो सेलुलोज की सेल वॉल होती है, सेलुलोज की मेम्ब्रेन है, उसको सेल वॉल कहेंगे, जो प्लांट में होती है। तो प्लांट में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये 2 लेयर्स होती हैं, और एनिमल सेल में दोनों लेयर सेल मेम्ब्रेन ही होती हैं, मेम्ब्रेन्स यानी प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई, और प्लांट में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। इतना डिफरेंस है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड इन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिपिड्स। जो प्रोटीन है, जो लेयर्स है ना, उन लेयर्स के बीच में एक सैंडविच की तरह ये काम करती हैं। प्रोटीन लिपिड्स भरे होते हैं मेम्ब्रेन, और ये बने भी प्रोटीन लिपिड्स के होते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन लिपिड्स की बनी होती है और सेल वॉल सेलुलोज की। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, 2 साइंटिस्ट हैं ये, इट इज इन क्वासी-फ्लूइड स्टेट। It is flexible, can be folded, broken and reunited। तो जो सिंगर और निकोलसन हैं, तो ये इसके अनुसार जो
क्वासी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है स्टेट, उसके ऊपर की ये मेम्ब्रेन कही जाती है। इट इज फ्लेक्सिबल, कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती हैं, इनको फोल्ड किया जा सकता है, जैसे स्किन को आप अपनी को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्लांट की स्किन को नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल वॉल की बनी होती है, वो रिजिड होती है, सख्त होती है। अपनी खाल को उंगली से पकड़ के खींच सकते हो, लेकिन प्लांट की को नहीं खींच सकते। तो इसलिए ये सिंगर निकोलसन कह रहे हैं कि इस तरह की होती है, फ्लेक्सिबल। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की होती है, उसको माइक्रोस्कोप में उसकी एक लेयर को दिखाया है। फंक्शन क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? इट हेल्प इन मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ सेल। जो सेल की कंपोजिशन है, किसी चीज का बना है, उसको मेंटेन करती है। इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल, if CO2 is accessed inside the cell, it moves out the cell from the region of higher concentration to the region of lower concentration. मटेरियल को अंदर बाहर करती है। अब जैसे CO2 अगर सेल के अंदर ज़्यादा हो गई मेटाबॉलिक प्रोसेस से, तो उसको बाहर निकाल देगी। ऑक्सीजन अंदर कम हो गई तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आने के लिए अलाउ कर देगी। तो ये इस तरह गैसेज एक्सचेंज करते हैं, और बाकी के मटेरियल को भी। O2 एंटर्स बाय द सेल बाय डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ O2 इनसाइड द सेल बिकम्स लेस। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो मटेरियल की कमी होती है वो बाहर वाले एनवायरनमेंट से ये सेल लेना शुरू कर देते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होता है? तो देखो दो चीज होती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है जो घोला जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घोला जाता है। जैसे पानी में चीनी घोल रहे हैं तो चीनी हो गई सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना। तो वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है। अब डिफ्यूजन क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन से अंदर बाहर लिक्विड जा रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, सॉरी, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन कहते हैं गैसेस के एक्सचेंज को। जो, चलो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, पहले डिफ्यूजन पर ही आते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इन आयंस और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट एज इट डज नॉट रिक्वायर्स एनर्जी। डिफ्यूजन कहते हैं जैसे मिक्सिंग ऑफ गैसेज हैं, गैस का मूवमेंट है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे ब्लड में चली जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते हैं बाहर निकल जाती है, तो ये क्या है? डिफ्यूजन। तो गैसेज का एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन से, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। और जो लिक्विड का एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे हम पानी पीते हैं, मेम्ब्रेन के जरिए वो पानी सेल्स में चला जाता है, तो ये किसकी वजह से जाता है? ऑस्मोसिस की वजह से। द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन through a semi-permeable membrane or vice versa is called osmosis. Osmosis can be called the diffusion of solvents. इसको diffusion of solvent भी कह सकते हैं। हायर कंसेंट्रेशन माने होता है जहां पानी ज्यादा होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। जैसे आपने पानी बहुत सारा पिया तो पानी स्टोमक में बहुत सारा हो गया तो पानी
अब हमारे सेल्स में पानी कम है तो स्टोमक से पानी धीरे धीरे इंटेस्टाइन और वहां से सेल्स में पहुंच जाएगा, तो पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्जोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मींस सेल के अंदर वाटर जा रहा है डिफ्यूजन के ऑस्मोसिस के जरिए, तो वो होता है एंडोस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल व्हेन प्लेस्ड इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जिसमें सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, उसमें पानी ज्यादा है, तो उसमें से हमारे सेल के अंदर पानी चला गया तो हो गया एंडोस्मोसिस। और एक्जोस्मोसिस होता है कि सेल के अंदर से लिक्विड बाहर निकल गया, जैसे बाहर सुखाने के लिए रख देते हैं तो एयर में पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो वो सूख जाएगा, पानी धीरे धीरे एवोपरेट हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, तो इसको कहेंगे एक्जोस्मोसिस, जो सेल मेम्ब्रेन से ही होकर के निकल जाता है। अब सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं ये पढ़ते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी सिंगल सॉल्यूशन से हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, समझने के लिए कम से कम दो तरह के सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे, दो सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उनको कहेंगे कि दो सॉल्यूशन है और दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, एक बराबर है। आइसो माने सेम, तो दो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन इक्वल हो, यानी एक बराबर पानी मिला हो उसमें या एक बराबर सॉल्यूट मिला हो, तो उसको कहेंगे आइसोटोनिक। दूसरा होता है हाइपरटोनिक। इट इज मोर concentrated solution than body fluids. A cell will shrink when placed in hypertonic solution. It is called plasmolysis. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसमें पानी कम है और सॉल्यूट ज्यादा है। जैसे पानी 2 गिलास लीजिए, दोनों में पानी डालिए और एक गिलास में नमक ज्यादा डाल दो, एक में कम डालो, 1 चम्मच डालो, एक में 50 चम्मच नमक मिला दो। अब क्या होगा, जिसमें नमक ज्यादा है वो हो गया हाइपरटोनिक, क्योंकि इसमें पानी कम सॉल्यूट ज्यादा है। अब ऐसे में सेल डालेंगे तो उसमें क्या होगा, पानी की बहुत कमी है तो वो पानी को सेल से बाहर निकाल लेगा। किशमिश डाल देंगे उसमें तो किशमिश पिचक जाएगी फूली हुई, और जिसमें पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, वहां किशमिश फूल जाएगी। तो हाइपोटोनिक में किशमिश फूल जाएगी और हाइपरटोनिक में पिचक जाएगी, क्योंकि उसका पानी उस सॉल्यूशन में निकल जाएगा। पानी का निकल जाना सेल से, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट इज लेस कंसेंट्रेट सॉल्यूशन व्हेन देन बॉडी फ्लूइड्स। अ सेल विल स्वेल और बर्स्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्ट कम हो पानी में और पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन कहते हैं हाइपोटोनिक, जिसमें पानी ज्यादा हो और सॉल्ट कम हो। तो ऐसे में अगर हम सेल वॉल डालेंगे तो वो फूल जाएगी। जैसे किशमिश डाल दो, इस नॉर्मल पानी में अगर किशमिश डालेंगे तो फूल जाएगी, और वही उसी किशमिश को एक बहुत गाढ़े पानी में डाल दो जिसमें नमक घोल करके बहुत ज्यादा, तो वो पिचक जाएगी। ये डिफरेंस है। तो ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे आपको कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बच्चे गलत आंसर करते हैं। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल, उनका मुंह वगैरह तो होता नहीं है कुछ जहां से पानी पिए, तो वो बॉडी के सरफेस से ही, यानी सेल मेम्ब्रेन से ही ऑस्मोसिस के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर पानी आता है और बॉडी सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है।
एक्स्ट्रा और वेस्ट निकल जाता है पानी में घुल करके। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट की जड़ों में से पानी अंदर आना, यानी जड़ चूस लेती है पानी जमीन में से, तो वो भी पानी किस प्रोसेस से आता है? ऑस्मोसिस से। डिफ्यूजन इज यूज्ड बाय एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। जो डिफ्यूजन है, गैस का एक्सचेंज है और पानी का एक्सचेंज है, जिस सेल के पूरे जीवन भर चलता रहता है। द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स in and out of the required energy in form of ATP। ATP क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, स्टोर रहती है, ये ATP के रूप में रहती है, यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी। इसका नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ATP टूटती है, ADP बनती है, तो एनर्जी बॉडी में जनरेट होती है। एंडोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय विच सेल मेम्ब्रेन गेट्स फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा गेट्स फूड बाय इट्स प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस उसे कहते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो बाहर के एनवायरमेंट से जो उनके फूड लेने का प्रोसेस है, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जैसे अमीबा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साधारण माइक्रोस्कोप होते हैं उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल क्या है। ये प्लांट में होती है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल एंड इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। ये सेलुलोज की बनी है और हेमी सेलुलोज। हेमी माने थोड़ा सेलुलोज, सबसे बाहर वाली में सेलुलोज की ज्यादा मात्रा होती है और अंदर सेलुलोज की मात्रा बहुत कम होती है। द सेल वॉल सपोर्ट्स द प्लांट सेल, गिव it a regular shape and holds it together with adjacent plant cell। जो सेल वॉल है ये प्लांट को सपोर्ट करती है, तभी शक्ति से मजबूती से खड़ा रहता है बिना बेंड हुए। इट इज रिजिड, सख्त होता है ये, स्ट्रांग होता है, थिक होता है, पोरस होता है, इसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। और जो बाहर का जो रिजिड है, सूखा छाल होती है, ये नॉन लिविंग हो जाती है। डेड सेल की जब सेल डेड हो जाते हैं तो बाहर की कवरिंग बनती चली जाती है, इसको कहते हैं छाल। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल इज ज्वाइनिंग बाय द अ लेयर कॉल्ड मिडिल लेमिना एज शोन इन द डायग्राम। अब देखो डायग्राम में मिडिल लेमिना दिखाया है, ये यहां दो सेल मिडिल लेमिना से जुड़े होते हैं। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाहर होते हैं। सेल वॉल जहां की ज्वाइनिंग ऑफ सेल वॉल क्या होती है? दो सेल की मिडिल लेमिला। व्हेन ए प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage or concentration of the contents of the cell away from the cell wall. It is called plasmolysis। जब सेल में से पानी निकल जाता है और सेल सिकुड़ने लगता है, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि अंदर सेल के अंदर का प्लाज्मा में से पानी कम हो गया तो वो सिकुड़ जाएगा। ओनली लिविंग सेल्स अंडरगो प्लाज्मोलाइसिस एंड डू नॉट डेड सेल। जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो लिविंग सेल्स में ही होता है, डेड सेल में नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस होगा फिर उसमें पानी फिर दोबारा से अंदर आ जाएगा, फिर लिविंग हो जाएगा।
एक बार डेड होने के बाद फिर उसमें ये प्रोसेस अपने आप नहीं होते। सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू withstand very dilute external media without bursting. In such medium, a cell tend to take water by osmosis and cell swell and exert pressure on the cell wall. Cell wall exerts equal pressure and prevent itself from bursting. जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में होती हैं, बैक्टीरिया में होती हैं, फंजाई में होती हैं। सेल वॉल जब इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है सेल के अंदर, ये पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन फटती नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन है ये उतना प्रेशर डालती हैं अंदर के फ्लूइड पर कि अंदर के फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा नहीं हो पाता है और सेल वॉल फटती नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई सेल वॉल इज नॉट बर्स्ट। Function of cell wall. It provides shape and strength to the cell. Number 2, it allows entry molecules into the cell of different size. It can repair and regenerate itself. Nucleus. अब नेक्स्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। It is called headquarter. इसे हेडक्वार्टर कहते हैं सेल का। इट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, पता किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। इट हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. It has a porous with allow the transfer of material from the inside of the nucleus to cytoplasm. तो जो इतने भी ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक में वो सब डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और ये क्या करते हैं कि जो सर्टेन मटेरियल को अंदर बाहर आने देते हैं। हर चीज इसके अंदर ऑर्गेनल के अंदर नहीं जा सकती। इट हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसी संरचना के। जीन्स आर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। जीन्स आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो जीन के बने होते हैं। ये हेरिडेटरी यूनिट है। हेरिडेटरी यूनिट मीन्स जो माता पिता के कैरेक्टर्स को संतानों में, बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। क्रोमोसोम्स सर्टेन डीएनए। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए। क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और डीएनए हमारे क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन इसमें अंदर रहती है डीएनए के, जो कि डीएनए कहां से आएगा? मदर और फादर से, बच्चों में। It is prepared in eukaryotic but not in the prokaryotic cell. यूकैरियोटिक में डीएनए होते हैं, प्रोकैरियोटिक में मोस्टली नहीं होते। कभी कभी एक पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर में नहीं, क्योंकि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं। जब स्टार्ट हो रहे थे सेल बनना यूनिवर्स में, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। The substance filled inside the nucleus is called nucleolus. Nucleolus means जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर सब्सटेंस फिल्ड रहता है उसका नाम है न्यूक्लियोलस। अब देखो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये पूरा न्यूक्लियस। अब इसके आसपास बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें दूसरे। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक, ईआर है।
इसको आगे पढ़ेंगे अभी हम। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इनलार्ज करके दिखाऊं मैं आपको। तो ये क्या है? क्रोमोसोम्स। फंक्शन, it controls all metabolic activities of the cell and also regulates cellular reproduction। जो न्यूक्लियस है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, इनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स। और ये न्यूक्लियस ही है जो हेरिडिटरी ट्रेट्स, ट्रेट माने करेक्टर, हेरिडिटी माने जो करेक्टर माता पिता से बच्चों में आते हैं, ये उनको ट्रांसफर करता है। ऑफस्प्रिंग माने बच्चों में, माता पिता से बच्चों में जो करेक्टर्स को ट्रांसफर होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा ही होते हैं। इट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो उसमें न्यूक्लियस का ही रोल होता है। बिना न्यूक्लियस के ऑर्डर के सेल डिवीजन नहीं होता। न्यूक्लियोइड क्या होता है, अब ये पढ़ते हैं। द सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल organism like bacteria leads to a region containing only the nucleic acid and is called nucleoid। जो न्यूक्लियस है ना, अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन है तो उसको कहेंगे न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। अगर इस सेल न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन ना हो तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। इतना अंतर है जो प्रोकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक को न्यूक्लियस बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक के को न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब ये आपको यहां समझ में आएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक को कहते हैं आदि सेल, यानी एंशिएंट सेल, और ये हैं आपके यूकैरियोटिक मॉडर्न सेल, जो आज की डेट में हमारी आपकी बॉडी के अंदर है। यूकैरियोटिक सेल जो सबसे स्टार्टिंग में बने थे वो प्रोकैरियोटिक, पूर्वज सेल और आधुनिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? दीज डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक स्मॉल साइज के होते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर। यूकैरियोटिक का साइज इससे बहुत बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे हमारी और आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या न्यूक्लियस में कितनी है? 46। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। जितने भी सेल में ऑर्गेनेल्स हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं ऑर्गेनेल्स के, और यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन्स चढ़ी होती है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन, फिशन एंड बडिंग। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो आज भी डेट में भी मिलते हैं, इसमें फिशन और बडिंग के जरिए एक सेल से दो सेल बनते हैं। यूकैरियोटिक में मियोसिस से बनते हैं। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। इसमें भी अंतर है माइटोसिस और मियोसिस में। अब देखिए, इस तरह के प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये, और ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल बड़ा होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल छोटे। ये आप डायग्राम बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेल मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ ही ली थी पहले ही कि जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन
ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं इन पर, देखो यहां दिखाई है डबल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म क्या है कि इस जो जैसे बैलून है, बैलून के अंदर पानी भर दो तो पानी क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ऊपर पूरा बैलून क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे समझो। तो अंदर का जो मटेरियल है सेल के अंदर का, ये कैसा होता है, जेली लाइक, और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। इट इज ए फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन, लिपिड्स। इट फिल्ड ऑलमोस्ट द एंटायर एनिमल सेल। मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये है, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, वो सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। ऑल द ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड इन इट। इसी साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल, ये है, ये है, ये है, ये एम्बेडेड होते हैं, यानी इसमें ही अंदर फंसे होते हैं, धसे होते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन ए लॉन्ग सेल टेक प्लेस थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लिक मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं ये सब इसमें घुसे होते हैं, और जिसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, ये एक स्ट्रीम के जरिए होता है, इसमें चैनल के जरिए एक से दूसरे और बाहर निकलना इसी के जरिए, साइटोप्लाज्म के जरिए होता है। एक चैनल बनता है जो बहुत टिपिकल है, जो फ्यूचर में आप बड़ी हायर क्लास में पढ़ेंगे, 9th में सिलेबस में नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल के अंदर के जो ऑर्गन हैं उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब सबसे पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बना होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ईच सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन द स्पेसिफिक वेज। सारे सेल्स की जरूरत होती है एक स्ट्रक्चर की, एक आकार की, जिसके जरिए वो अपना सारा वर्क कर सके। The basic structural organization helps the cell to perform different functions like respiration, digestion, formation of protein, fat, cleaning of waste material and reproduction। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, इसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए और होती हैं। अब जो आपके सिलेबस में कुछ ऑर्गेनल्स का डिटेल दे रखी है, वो है 5 या 6 ऑर्गेनल्स के बारे में आपके सिलेबस में है। ये तो ऑर्गेनल्स सैकड़ों होते हैं। All cells perform different function with the help of various membrane-bound organelles. These cell organelles distinguishes prokaryotic cell from the eukaryotic cell. Some cells organelles are visible only with the help of an electron microscope. Some important example of the cell organelles are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, प्लास्टेट्स एंड वैक्यूल्स। ये कुछ मेन ऑर्गेनल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। द कैरी आउट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द सेल। अब सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसा होता है और ये क्या करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह का होता है, रफ और स्मूथ। रफ होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स के छोटे छोटे दाने जैसे चिपके होते हैं, और स्मूथ में नहीं होते। जो रफ होता है वो प्रोटीन बनाता है, इस स्मूथ होता है वो प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है। इतना अंतर है।
It is a network of membrane-bound tubules and sheets present in cytoplasm. It is present in all cells except prokaryotes and maintain eukaryotes, mammalian eukaryotes, white blood cells. ये सभी सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। जो मैमेलियन हैं, मैमल्स हैं, उनके वाइट सेल्स में भी ये होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मेल खाती है। दो तरह के होते हैं ये, रफ और स्मूथ। दोनों में डिफरेंस क्या है ये। इट जो रफ है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट लुक्स रफ अंडर माइक्रोस्कोपिक बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस। ये रफ दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, ये स्मूथ होता है, चिकना होता है। रफ, इट कंटेन्स फ्लैटर्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। इसमें छोटे छोटे सैक्स होते हैं, छोटे छोटे थैले टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर्नी या सिस्टर्न। सैक्स होते, सैक माने थैला होता है। इट कंसिस्ट्स वेसिकल एंड ट्यूबल्स, और स्मूथ में वेसिकल और ट्यूबल्स होते हैं। रफ में इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, रफ प्रोटीन बनाता है और ये लिपिड एंड फैट और स्टेरॉइड्स बनाता है। इट इज एबंडेंट इन एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एंटीबॉडीज सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं पैनक्रियाटिक सेल्स में। ये जो सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं वहां पर ये रफ ज़्यादा मिलते हैं, RER। इट इज एबंडेंट इन लिवर, और स्मूथ लिवर में होते हैं सबसे ज़्यादा। टेस्टीज, यहां पर ये सबसे ज़्यादा होते हैं। फंक्शन ऑफ ER, it serves as a channel for the transport of protein between various regions of the cytoplasm or between the nucleus and the cytoplasm for the biochemical activity. In the liver cells of vertebrae, SER plays an important role in the detoxifying many poisons and drugs. ये एक चैनल बनाता है जो इसमें मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। बॉडी के अंदर जो पॉइजन पहुंच जाता है उसको बाहर निकालता है। ये सेल का एंडोस्केलेटन बनाता है, सेल के अंदर का स्केलेटन बनाता है। इट हेल्प सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें ER बनाता है। हेल्प इन बायोग्राफिक्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो और ये सेल मेम्ब्रेन को भी बनाता है ER। नेक्स्ट ऑर्गेनल है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी बोलते हैं, कुछ गोल्जी बोलते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड्स vesicles arranged approximately parallel to each other of the sacs called cisterns, along with the same large and spherical vacuoles discovered by Camillo Golgi। एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने सेल के अंदर इसको देखा था और उन्होंने ही अपने नाम पर ही इसका नाम गोल्गी एपरेटस रख दिया। ये भी एक छोटे छोटे पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिस्टर्न्स जिनको बोलते हैं।
और ये इस तरह दिखाई देते हैं।